If hydrogen is replaced with deuterium in each of the given compounds, then the formula of which of these is written incorrectly? गिवन ऑप्शंस में से हमें इनकरेक्ट फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करना है। मीन्स हर फॉर्मूले में क्या हुआ है, हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है ड्यूटेरियम से। जैसे HF की जगह हमने DF लिख दिया है, NH3 की जगह हमने ND3 लिख दिया है, C2H5OH की जगह C2D5OD लिख दिया है। ऑप्शन सी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg ब्रैकेट ओपन OH ब्रैकेट क्लोज 2 की जगह हमने MgOD लिख दिया। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. Means मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, Mg ब्रैकेट ओपन OH ब्रैकेट क्लोज 2। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, Mg ब्रैकेट ओपन OD ब्रैकेट क्लोज 2, और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है MgOD। मीन्स ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. How many atoms of chlorine are there in 250 gram of chlorine gas? नोट में हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है। हमें एटम्स मालूम करने क्लोरीन के इन 250 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस। सबसे पहले हम डेटा फॉर्म करेंगे। मास ऑफ क्लोरीन गैस इज 250 ग्राम। क्लोरीन गैस लिखा है इसलिए Cl2। क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन का एटॉमिक मास हमें गिवन है 35.5। मोलर मास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय Cl मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, 71 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मोलर मास। मास हमें गिवन था 250 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23। मोलर मास हमने खुद कैलकुलेट किया, 71 ग्राम पर मोल। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें अलाउ नहीं है, तो आप 10⁻23 को डायरेक्ट उतार दो। कैलकुलेटर में सिर्फ आप मल्टीप्लाई करो 250 मल्टीप्लाई बाय 6.02 डिवाइड बाय 71, तो आपका आंसर आएगा 21.2। बट ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे। मीन्स 21.2 कन्वर्ट हो जाएगा 2.12 में, और 23 में एक ऐड हो जाएगा, मीन्स 10⁻24 में कन्वर्ट हो जाएगी 10 की पावर। 1 molecule of chlorine gas consists of 2 atoms of chlorine. मीन्स एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन गैस में 2 एटम्स मौजूद है क्लोरीन के, 1 2। और हमें मालूम करना है 2.12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गैस में कितने एटम्स होंगे। जस्ट सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.12 इंटू 10⁻24। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो 10⁻24 को आप ऐसे ही लिख लो, जस्ट 2 को मल्टीप्लाई करो 2.12 से, तो आंसर आएगा 4.24 इंटू 10⁻24। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 4.24 इंटू 10⁻24। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस इज बैलेंस्ड? हमें गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। ऑप्शन ए में रिएक्टेंट साइड पे कार्बन का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक है। हाइड्रोजन के 4 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे और 2 एटम्स है प्रोडक्ट साइड पे, मीन्स हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे और 1 + 2 3 एटम्स है प्रोडक्ट साइड पे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस्ड नहीं, मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में सोडियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, एक एटम है प्रोडक्ट साइड पे। क्लोरीन का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, बट प्रोडक्ट साइड पे कितने, 2, मीन्स क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है। बी एक है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी, बट फ्लोरीन 2 है रिएक्टेंट साइड पे, एक है प्रोडक्ट साइड पे, मीन्स फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों बैलेंस्ड नहीं है,
तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, एक एटम है प्रोडक्ट साइड पे। मैंने नाइट्रेट रेडिकल को साथ लिखा है, आप चाहो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग भी बैलेंस कर सकते हो। नाइट्रेट का एक रेडिकल है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी। लिथियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे भी। हाइड्रोक्साइड रेडिकल भी एक ही रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विच शो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम के दो एटम्स है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे एक एटम है। सल्फेट के तीन रेडिकल्स हैं रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे एक है। कैल्शियम का एक एटम रिएक्टेंट साइड पे और एक एटम प्रोडक्ट साइड पे। क्लोरीन के दो एटम है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे तीन है। ऑप्शन ए, बी, डी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन सी इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diagrams represents a pure compound? मीन्स हमें प्योर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है गिवन ऑप्शंस में से। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass. Or you can say compound must have at least two kinds of atoms, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करा है, जो प्योर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करा है, दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और बी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें। एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, और हमें एक ही तरह के एटम्स नजर आ रहे हैं ऑप्शन ए और बी में। ऑप्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन डी रिप्रेजेंट कर रहा है मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स एंड अ कंपाउंड। मीन्स हमें दो तरह के एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दो तरह के एलिमेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, और हमें कंपाउंड भी नजर आ रहा है, दैट्स ऑप्शन डी इज मिक्सचर। ऑप्शन ए और बी एलिमेंट है, जबकि ऑप्शन सी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, aluminium chloride aqueous reacts with sodium hydroxide aqueous to give aluminium hydroxide solid plus sodium chloride aqueous. To balance the given equation, the coefficient 3 should be placed before. मीन्स हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी एक ही, बट क्लोरीन के तीन एटम से रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे एक है। सोडियम का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पर भी। ऑक्सीजन का एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे तीन है। हाइड्रोजन का भी एक एटम है रिएक्टेंट साइड पे बट प्रोडक्ट साइड पे तीन है। मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोफिशिएंट 3 यूज करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं यहाँ 3 कोफिशिएंट यूज करती हूँ तो सोडियम के भी तीन एटम्स हो जाते हैं, ऑक्सीजन की भी और हाइड्रोजन की भी। मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए 3-3, बट सोडियम रिएक्टेंट साइड पे तीन हो जाते हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, एक। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी कोफिशिएंट 3 यूज करूंगी। जब मैं यहाँ कोफिशिएंट 3 यूज करती हूँ तो क्लोरीन और सोडियम दोनों के एटम्स 3-3 हो जाते हैं। मीन्स क्लोरीन भी बैलेंस्ड, सोडियम भी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड और एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड। मीन्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड के साथ कोफिशिएंट 3 यूज किया, दैट इज ऑप्शन बी, NaOH एंड NaCl। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, a compound X has an empirical formula C4H9 and its molecular mass is 114 gram per mole. Which of the following represents the molecular formula of compound X? नोट में हमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस गिवन है। हमें एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, हमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है, हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया। इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करेंगे, फिर हम एन मालूम करेंगे, देन हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे।
एम्पेरिकल मास मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स कितने एलिमेंट्स मौजूद है। दो तरह के एलिमेंट्स मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के कितने एटम्स है 4, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है 9। हमें एटॉमिक मासेस भी गिवन है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। सिंपल हम नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 48, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एम्पेरिकल मास मिल जाएगा, दैट इज 57 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो। देन हम एन कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन था 114 ग्राम पर मोल। एम्पेरिकल मास हमने खुद कैलकुलेट किया था। जस्ट हम 114 को डिवाइड कर लेंगे 57 से। कैलकुलेटर से आप चेक कर लो, आपका आंसर आएगा 2। लास्ट स्टेप हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। एन को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट सिंपल 3 स्टेप्स है। सबसे पहले आपको एम्पेरिकल मास कैलकुलेट करना है, देन एन, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मीन्स ऑप्शन सी, C8H18 is the correct answer. Next question. Molecular formula of hexane is C7H16 and that of calcium carbonate is CaCO3. 1 mole of these substances contains the same. नोट पे हमें कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है हेक्सेन का और कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमें मालूम करना है एक मोल में गिवन ऑप्शंस में से क्या सेम है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ एटम्स तो डिफरेंट है। हेक्सेन में कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद है और कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। मीन्स टाइप ऑफ एटम्स तो डिफरेंट है। ऑप्शन बी टाइप ऑफ बॉन्डिंग भी डिफरेंट है। हेक्सेन में कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में आयनिक बॉन्ड्स। मीन्स ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट है। हेक्सेन में टोटल 23 एटम्स मौजूद है और कैल्शियम कार्बोनेट में 5। हेक्सेन में 7 एटम्स कार्बन के मौजूद है और 16 हाइड्रोजन के, टोटल 23। कैल्शियम कार्बोनेट में एक एटम कैल्शियम का, एक एटम कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन के मौजूद है। मीन्स नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम्स। मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं प्रूव करती हूँ कैसे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास हेक्सेन और कैल्शियम कार्बोनेट का। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। कैल्शियम का एक एटम मौजूद है, कार्बन का भी एक एटम मौजूद है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद है। एटॉमिक मासेस हमें गिवन है। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। 1 इंटू 40 इज इक्वल टू 40, 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 48। आप इनको प्लस कर लो, कैलकुलेटर से चेक कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे 100 ग्राम पर मोल। अब हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास हेक्सेन का। कार्बन के 7 एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन के 16, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1। 7 इंटू 12 इज इक्वल टू 84, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16, 84 प्लस 16 इज इक्वल टू 100। मीन्स हेक्सेन का मोलर मास भी 100। मास मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। 1 मोल हमें गिवन है और मोलर मास भी दोनों के सेम है, तो दोनों का मास कितना आएगा 100 ग्राम। दैट्स ऑप्शन डी, नंबर ऑफ ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। The species that does not carry an electrical charge is R/N. Anions are ions that are negatively charged. Cations are ions that are positively charged. Protons have a positive electrical charge of +1. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is neutron, which does not carry an electrical charge. Means option D, neutron is the correct answer. Next question. Which of the following statements is true for argon? Atomic mass 40, atomic number 18. Atomic mass 40, atomic number 18.
Atomic number and number of protons are same, that is 18, 18. Number of neutrons is equal to atomic mass minus atomic number, that is A minus Z. 40 minus 18 is equal to 22. Number of neutrons 22. Number of electrons 18. Option A, it contains an equal number of protons and neutrons. इनकरेक्ट है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं है. ऑप्शन बी, इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट है, न्यूट्रॉन्स 22 है और इलेक्ट्रॉन्स 18 है. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स. इनकरेक्ट है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है. ऑप्शन डी, it contains more number of protons than neutrons. Incorrect है, neutrons ज़्यादा है, protons कम है. Means option B is the correct answer. That is, it contains more number of neutrons than electrons. Next question. In Rutherford's experiment which led to the discovery of atomic nucleus, the alpha particles were bombarded on a very thin sheet of gold foil. These alpha particles are positively charged and each particle consists of alpha particles are actually helium nuclei. Each particle consists of 2 protons and 2 neutrons. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is 2 protons and 2 neutrons. Means option D is the correct answer. Next question. A metal compound has the formula XCl2 and a relative formula mass of 95.211. The relative atomic mass of X is. नोट में हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है. XCl2 का हमें रिलेटिव फॉर्मूला मास गिवन है, दैट इज 95.211. हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है X का. X के कितने एटम है? 1. Cl के कितने एटम है? 2. X प्लस 2Cl इज इक्वल टू 95.211. X की वैल्यू हमें मालूम करनी है. Cl का एटॉमिक मास हमें गिवन है, दैट इज 35.5. 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5 इज इक्वल टू 71. 71 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट. 95.211 माइनस 71 इज इक्वल टू 24.211. दैट इज ऑप्शन ए. आप कैलकुलेटर से चेक कर लो. ऑप्शन ए 24.211 is the correct answer. Next question. Which of the following statements is true about Bohr's atomic model? Option A. It shows that an atom produces continuous spectrum. Continuous. Incorrect. It shows that an atom produces line spectrum. Option C. It proves that the plum pudding model of an atom was correct. Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct. Option D. It shows that electrons emit radiations when revolving around the nucleus is incorrect. According to Bohr's atomic model, as long as electron remains in a particular orbit, it does not radiate or absorb energy. The energy is emitted or absorbed only when an electron jumps from one orbit to another. ऑप्शन सी में करेक्ट इनकरेक्ट है और ऑप्शन डी में रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. According to Bohr's atomic model, each orbit has a fixed energy that is quantized. Means option B, it proves that the energy of each orbit in an atom is quantized is the correct answer. Next question. An atom of hydrogen contains 1 proton and 0 neutrons. Suppose a neutron is added to the nucleus of hydrogen atom. This addition of 1 neutron will cause. Isotopes are defined as the atoms of an element that have same atomic number but different mass numbers. They have same electronic configuration and number of protons, but they differ in the number of neutrons.
E रिप्रेजेंट करा है इलेक्ट्रॉन को, P रिप्रेजेंट करा है प्रोटॉन को, N रिप्रेजेंट करा है न्यूट्रॉन को। हमें सिचुएशन गिवन है, एक एटम है हाइड्रोजन का जिसके पास एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, मीन्स प्रोटियम की बात हो रही। कह रहे सपोज करो उसमें एक न्यूट्रॉन ऐड हो गया, मीन्स प्रोटियम कन्वर्ट हो गया ड्यूटियम में। दैट्स आर गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज द हाइड्रोजन एटम टू कन्वर्ट इनटू वन ऑफ इट्स आइसोटोप्स, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में कह रहे एन इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, इनकरेक्ट है। न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन का एडिशन हुआ है, प्रोटॉन का नहीं। ऑप्शन सी एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम भी इनकरेक्ट है। एज यू नो एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। ऑप्शन डी the hydrogen atom to convert into a new atom of a different element भी incorrect है, different element में convert नहीं हो रहा है, same element है, just isotope change हुआ है, means option B is the correct answer, the hydrogen atom to convert into one of its isotopes. In contrast to group 2 elements, group 1 elements are less. Given options में से जो correct answer है वो है option A, that is hard. Group 1 elements are less hard than group 2 elements. Group 2 elements have strong metallic bonds due to smaller size and have more number of valence electrons. Group 2 elements are harder than group 1 elements, or you can say elements of group 1 are less hard. Group 1 के elements more reactive होते हैं, more electropositive होते हैं, more metallic in character होते हैं as compared to group 2. Less लिखा था इसलिए option A hard is the correct answer. Alkali metals are more electropositive due to low ionization potential. Metallic character decrease as you move across a period in the periodic table from left to right. Means पीरियड 1 में सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियोडिक ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन मूविंग डाउन ग्रुप 17 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 17 इज हेलोजेंस, मीन्स हम ग्रुप 17 को हेलोजेंस भी कहते हैं। द रिएक्टिविटीज ऑफ द हेलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट atomic radius increases in size with an increase of electronic energy levels. This lessens the attraction for valence electrons of other atoms, decreasing reactivity. Means option A, decreasing reactivity is the correct answer. Boiling point decrease नहीं होता, down the group increase होता है। आपको पता है फ्लोरीन और फ्लोरीन गैस है एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड, मीन्स डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज नहीं होती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 14. In which period of the periodic table will it be placed? First, write down electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Valence shell is 3s2, 3p2. Element belongs to group 14 or group 4a and period 3. Means element will be placed in period 3. That is option C. Means option C, 3 is the correct answer. Next question. The horizontal rows in the modern periodic table are known as you know, the vertical columns in the periodic table are called groups. The horizontal rows of elements in the periodic table are called periods. Means given options में से जो correct answer है वो है option D, periods. Mostly students groups और periods में ही confuse होते हैं। तो जो ट्रिक मैं याद करने के लिए यूज़ करती हूँ वो ये गूगल क्लासरूम, मीन्स कॉलम्स आर ग्रुप, फिर रोज ही लेफ्ट हो गए तो रोज क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। गूगल क्लासरूम, कॉलम्स आर ग्रुप्स, रोज आर पीरियड्स, मीन्स ऑप्शन डी
pairs is the correct answer. Next question. According to the modern periodic law, the elements in the periodic table are arranged as per their. The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number. And as you know, atomic number and number of protons are same. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is proton number. Means option A, proton number is the correct answer. The elements in the periodic table are arranged as per their proton number or atomic number. Next question. The following table shows the difference between all the elements of X and Y families. With reference to the given table, X and Y families can be identified as property, reactivity, occurrence, X unreactive monoatomic, Y reactive diatomic. All the halogens exist as diatomic molecules. This means that the elements are made up of pairs of atoms that are chemically joined together. Means halogens shortlist हो जाता, ऑक्सीजन ग्रुप में सिर्फ ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बाकी सारे एलिमेंट्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते ऑक्सीजन ग्रुप में. Valence shells of noble gases are completely filled. They do not combine with other elements to form compounds. Thus, noble gases are chemically unreactive. Thus, noble gases are known as inert gases. Noble gases are monoatomic. Means noble gases भी shortlist हो जाता. Alkali metals are not unreactive, they are reactive. और हमारे दोनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज X is noble gases, unreactive monoatomic, Y is halogens, reactive diatomic. Means option C is the correct answer. Next question. The ion of an element Z-3 has atomic mass 31 and atomic number 15. How many valence electrons are present in element Z? हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने एलिमेंट सेट के. Z-3 को मत देखना, कंफ्यूज नहीं होना, हमसे एलिमेंट सेट के बारे में पूछा गया. एटॉमिक मास है 31, एटॉमिक नंबर है 15. एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, दैट इज 15 15. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16. न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. 15 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. वैलेंस शेल इज 3s2 3p3. वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5. 1 2 3 4 5. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर 15 फॉस्फोरस का होता है. मैंने एलिमेंट Z और Z-3 आयन का स्ट्रक्चर यहाँ शो किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज. नोट में हमें हाइड्रोजन और सल्फर के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस गिवन है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. वैलेंस शेल इज 3s2 3p4. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन सल्फाइड का करेक्ट फॉर्मूला H2S, मीन्स 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम सल्फर का, जो ऑप्शन बी और डी रिप्रेजेंट करे. बट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि वो करेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है सल्फर के, दैट इज 6. 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही शो हुए हैं. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following properties is true for ionic compounds? Option A, they are malleable and ductile. Incorrect. Metals are malleable and ductile. Option B, they have low melting and boiling points. Be incorrect. They have high melting and boiling points. Option C,
दे आर ब्रिटल एंड डिजॉल्व इजीली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी इनकरेक्ट है, दे इजीली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स। ऑप्शन डी, they dissolve in polar solvents and conduct electricity in molten form is the correct answer. Means वो easily dissolve हो जाते हैं polar solvents में और molten form में electricity भी conduct करते हैं। Means option D is the correct answer. Next question. Compared to ionic and covalent bonds, intermolecular forces of attractions are, as you know, the forces that hold atoms in a compound are chemical bonds. In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules which are called intermolecular forces. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is intermolecular forces of attractions are weaker than both types of bonding. Means option A is the correct answer. आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम्स P and Q belonging to the second period of the modern periodic table have 1 and 6 electrons in their valence shells respectively. The compound which P and Q are likely to form is, as you know, atoms form chemical bonds to achieve stability by acquiring inert gas electronic configuration. Attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule, while attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule. हमें गिवन है P और Q दोनों सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन L शेल में होंगे। P के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Q के 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P की होगी 1s2 2s1 और Q की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। मीन्स P जो है ग्रुप 1A से बिलोंग करता है या ग्रुप 1 से और Q ग्रुप 6A से या ग्रुप 16 से। P के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। Q के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा ताकि वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। मींस P पे चार्ज +1 है और Q पे -2। Symbols of the two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later. Means हम सबसे पहले positive ion लिखेंगे फिर negative ion. The valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. Means हमने इनकी valencies right top corner पे लिख दी है। The valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ion by cross exchange method. Means हम इनकी valencies को cross exchange करेंगे but साइंस नहीं लिखेंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे, 2 यहाँ 1 यहाँ। तो हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या है? P2Q, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरॉन and aluminium are in the same group of the modern periodic table. Hence, they both have the same number of. बोरॉन और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोरॉन का एटॉमिक मास हमें गिवन है 11 है, एटॉमिक नंबर भी हमें गिवन है 5 है। एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, दैट इज 5 5। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, मींस 5 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल इज 2s2 2p1। मींस वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। मींस इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हमें गिवन है 27, एटॉमिक नंबर भी हमें गिवन है 13। एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, दैट इज 13 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं न्यूट्रल एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, मींस 13 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। वैलेंस शेल इज 3s2 3p1।
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने वैलेंस शेल के अलावा? 10। ये हटा देंगे हम, ठीक है। तो 10 है इनर इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? डिफरेंट है, 5 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है, 6 14। इनर इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है, 2 10। जबकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है, 3 3। दैट्स ऑप्शन डी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन केमिकल कॉम्बिनेशन which of these elements can form triple covalent bonds? मीन्स हमें ऐसे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करें। When each bonded atom contributes 3 electrons, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. Option A, 2 atoms of oxygen. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 2 + 4 6। उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। Each bonded atom of oxygen contributes 2 electrons. 2 bond pairs are involved in bond formation. This type is called double covalent bond. Means ऑक्सीजन डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट हमसे कहा गया ट्रिपल बॉन्ड। ऑप्शन बी, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। मींस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मींस नाइट्रोजन क्या बनाएगा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। मींस इस तरह इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्या बना? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Option C, 2 atoms of sulfur and 1 atom of carbon. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मींस सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा कार्बन के साथ। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस वाले सेम इसी तरह इस वाले सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। मींस हमें ऑप्शन सी में भी 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। ऑप्शन डी, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन। मींस एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन के। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मींस उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड्स बनेंगे ताकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मीन्स हमें 2 डबल बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं। ऑप्शन सी और डी में कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। Next question. The given diagram shows a chromatogram of several inks. Based on the given chromatogram, it can be inferred that third spot from the black ink travel the same height as the spot in the yellow ink. दोनों ने सेम हाइट ट्रेवल की है। एंड सेकेंड स्पॉट फ्रॉम द ब्लैक इंक ट्रेवल द सेम हाइट एज द स्पॉट इन द ब्लू इंक। Therefore, option B is the correct answer. That is, yellow and blue inks are present in black ink. Means option B is the correct answer. Brown ink does not contain spot matching with spots present in the red ink. Therefore, option A and D are incorrect.
ब्राउन इंक का कोई भी स्पॉट रेड इंक के स्पॉट के साथ मैच नहीं करता। रेड इंक का जिक्र ऑप्शन ए और डी दोनों में, जिसकी वजह से ऑप्शन ए और डी इनकरेक्ट हो जाते हैं। ब्लैक इंक डज नॉट कंटेन स्पॉट मैचिंग विद स्पॉट्स प्रेजेंट इन द रेड इंक, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ब्लैक इंक का भी कोई भी स्पॉट रेड इंक के स्पॉट के साथ मैच नहीं करा, जिसकी वजह से ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए, सी और डी में रेड इंक का जिक्र है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज येलो एंड ब्लू इंक्स आर प्रेजेंट इन ब्लैक इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of aqueous solution? As you know, the solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. Black tea, sea water, orange juice एग्जाम्पल aqueous solution की। whipped cream एग्जाम्पल नहीं है aqueous solution की। That's option D is the correct answer. Whipped cream is colloid. Next question, what is the molarity of a solution containing 32 gram of potassium sulfate K2SO4 in 350 cm³ of solution? Note, molar mass of potassium sulfate is equal to 174 gram per mole. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व करना। मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट हमें गिवन है 32 ग्राम, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 350 cm³, बट हमें वॉल्यूम cm³ में गिवन है। हम कन्वर्ट करेंगे dm³ में। कैसे? हम 350 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वॉल्यूम cm³ से कन्वर्ट हो जाएगा dm³ में, दैट इज 0.35। मोलर मास भी हमें गिवन है 174 ग्राम पर मोल। इस एमसीक्यू को हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन मोलैरिटी। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास हमें गिवन है 32, मोलर मास भी हमें गिवन है 174। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आएगा 0.184 मोल। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन dm³। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए थे, वॉल्यूम हमें गिवन है जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया था dm³ में। 0.184 को आप डिवाइड करो 0.35 से, तो आपका आंसर आएगा 0.52, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट करे। That's why option C is the correct answer. Data, mass of potassium sulfate हमें गिवन है 32 ग्राम, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 350 cm³, बट हमें cm³ में गिवन है, हमें dm³ में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? 350 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो cm³ वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी dm³ में, दैट इज 0.35। मोलर मास भी हमें गिवन है 174 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैरिटी इज mass of solute divided by molar mass divided by volume. Mass of solute 32 हमें given है, वॉल्यूम हमने कन्वर्ट कर लिया है dm³ में, दैट इज 0.35। मोलर मास भी हमें गिवन है 174। कैलकुलेटर से सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम 32 को डिवाइड करेंगे 174 से, देन हम डिवाइड करेंगे 0.35 से, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.52। हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया और देखा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 0.52, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 32 को डिवाइड तो करते हैं 174 से, बट 0.350 से डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई कर लेते, तो आंसर गलत आ जाता है। जो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो आंसर आ जाता है। याद रहे 0.350 से भी हमें डिवाइड करना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, sodium chloride crystals can be separated from sand using 4 different processes that are mentioned in the given table. The option that shows the correct order of these processes is, as you know, sand is not soluble in water, but sodium chloride is soluble in water. So the mixture can be dissolved in water. Salt will form a solution with water and sand will settle down. Sand can be filtered and separated, and salt can be obtained by crystallization. मीन्स हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स और सैंड को डिसॉल्व करेंगे पानी में, देन फिल्टर, देन एवोपरेट, देन क्रिस्टलाइज। ऑप्शन बी
करेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 16 gram of sodium chloride is dissolved in water to prepare 200 cm cube of saline solution, the mass volume percentage of sodium chloride solution will be? डेटा, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 16 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है 200 cm क्यूब, हमें मालूम करनी है परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास वॉल्यूम परसेंटेज इज mass of solute divided by volume of solution multiplied by 100. Mass of solute is 16 gram. Volume of solution is 200 cm cube multiplied by 100. कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर इज 8। दैट्स व्हाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 8। मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The given table shows the classification of substances based on their solubility in water. The option that shows the correct classification of these substances is, as you know, the general principle of solubility is like dissolves like. The polar substances are soluble in polar solvents. Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water. Non-polar substances are not soluble in polar solvents. Non-polar covalent compounds are not soluble in water, such as ether, benzene and petrol are insoluble in water. मीन्स बेंजीन सोल्यूबल नहीं है वाटर में। 1 और 3 इनकरेक्ट है, 2 और 4 करेक्ट है, जो ऑप्शन सी करेक्टली रिप्रेजेंट करा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fizzy carbonated drink is which type of solution? As you know, a fizzy carbonated drink contains carbon dioxide as solute and water as solvent. Means solute is gas, solvent is liquid. ऑप्शन बी करेक्टली सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करा है, दैट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, galvanizing is one of the methods to prevent iron from rusting. This method involves coating of iron with a protective layer of, as you know, the process of coating a thin layer of zinc on iron is called galvanizing. That's why given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज जिंक। मींस ऑप्शन बी जिंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन molten sodium chloride is electrolyzed, the chemical equation that shows the change taking place at the cathode is, मीन्स हमें गिवन ऑप्शंस में से ऐसी इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है जो कैथोड पे हो रही है। रेड कैट, रेड रिडक्शन, कैट कैथोड, एन एनोड, ऑक्स ऑक्सीडेशन, मीन्स रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स हमें गिवन ऑप्शन में से ऐसी इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ऑप्शन ए और बी में माइनस साइन है जो ऑक्सीडेशन को शो करिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ऑप्शन सी और डी शॉर्टलिस्ट हो जाते क्यों? क्योंकि उनमें प्लस साइन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जिसमें सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सॉलिड सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर जो करेक्ट रिडक्शन की इक्वेशन को शो करे। प्लस साइन से हमने आइडेंटिफाई किया और स्टेट से, दैट्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डज नॉट शो द यूज ऑफ, गिवन ऑप्शंस में से हमें ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से रेलेवेंट ना हो, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सॉल्ट ब्रिज टू कंट्रोल द माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो हम गैल्वेनिक सेल में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नहीं। दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, दैट इज inert metals as electrodes, a battery to supply energy, single electrolyte for the conduction of ions. Means option C is the correct answer. ये ट्रिक है जिसके जरिए हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह याद रहता है इस ट्रिक से तो आप इस तरह याद करो, या आपको कोई और ट्रिक पता है तो आप उस तरह याद करो, क्योंकि अब हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उनमें हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। यहाँ लीस्ट रिएक्टिव लिखा है या मोस्ट रिएक्टिव, मीन्स ये सबसे कम रिएक्टिव है और ये सबसे ज़्यादा
ट्रिक क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra. Instead, try learning how copper saves gold. P for potassium, S for sodium, Cl for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Cr for carbon, Z for zinc, I for iron, T for tin, Le for lead, H for hydrogen. कॉपर कॉपर सेम है, S for सिल्वर, गोल्ड गोल्ड सेम है। अगर आपको ये ट्रिक इजी लगती है तो आप ये यूज़ करो, या आप कोई और भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने के लिए। आगे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने वो तभी इजी होंगे जब हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a piece of metal M is placed in an aqueous solution of metal X ions in a test tube, it is observed that the amount of solid metal M decreases while the solid metal X deposits at the bottom of the test tube over time. The option that shows the correct representation of metal M and X is means metal M more reactive है than metal X, जो करेक्टली ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए में एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, सोडियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है जिंक से। इस वजह से ऑप्शन ए बी डी इनकरेक्ट है, जबकि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जिसमें मेटल एम मोर रिएक्टिव है देन मेटल एक्स, दैट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when an aqueous solution of sodium chloride is electrolyzed, the substance that is produced at the cathode is red cat, reduction at cathode. Aqueous solution of sodium chloride consists of sodium ions, chloride ions, hydrogen ions, and hydroxide ions. These ions move towards their respective electrodes and redox reactions takes place at these electrodes. The hydrogen ions are discharged at cathode and hydrogen gas is formed at cathode. That's why given options में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हमसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में पूछा गया था कैथोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, इसलिए ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस इज द करेक्ट आंसर। अगर हमसे पूछा गया होता मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होता है, दैट इज सोडियम मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, to prevent underground iron pipes from rapid corrosion, blocks of metal X are buried close to the pipes and connected by wires. This is called sacrificial protection. The metal X is given options में से हमें ऐसा मेटल आइडेंटिफाई करना है जो मोर रिएक्टिव हो देन आयरन, जो मैग्नीशियम है, दैट्स ऑप्शन डी, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। टिन, लेड और कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम इज यूज्ड, मींस ऑप्शन डी मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of electrolyte? As you know, the substances which can conduct electricity in their aqueous solutions or molten states are called electrolytes. For example, solutions of salts, acids और bases are good electrolytes. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is sulfuric acid. Means option B, sulfuric acid is an example of electrolyte. Means option B is the correct answer. Alternate to practical ATP, a student separated a mixture of ammonium chloride and iron filings using a magnet. This is because iron is, as you know, iron is a metallic solid, iron is magnetic, and ammonium chloride is not magnetic, which means a magnet could be used to attract the iron filings out of mixture, leaving the salt, that is ammonium chloride. That's why given options में से जो correct answer है वो है option C, iron is a metallic solid, means option C is the correct answer. Next question, a suspension is filtered using the following setup. In the given setup,
X that remains on the filter paper is identified as the. As you know, in the filtration process, the solid particles left on the filter paper are called the residue. Filtrate is a liquid substance obtained after filtration. Means X क्या है? रेसिड्यू है और ये क्या है? फिल्ट्रेट है. दैट्स वाई गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रेसिड्यू. X is residue. Means option B is the correct answer. Next question. If in a mixture of sand and alum we replace alum with sugar, then which of the following is the most appropriate sequence of steps to obtain pure sample of sugar? First, dissolution. Second, filtration. Third, evaporation until dry. Fourth, crystallization. As you know, sand is not soluble in water, but sugar is soluble in water. So the mixture can be dissolved in water. Sugar will form a solution with water and sand will settle down. Sand can be filtered and separated, and sugar can be obtained by crystallization. Means first dissolution, next filtration, next crystallization. जो correctly option D represent कर रहा है. That's why option D is the correct answer. Next question. For an experiment, Sarah used a bottle of sodium carbonate solution which had the label primary standard. This label indicates that the sodium carbonate solution, as you know, a primary standard is a reagent that is extremely pure, stable, has no water of hydration and has a high molecular weight. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is has a strength which remains constant with time. That's why option D is the correct answer. Use the given information to answer question 45 and question 46. The given figures show two different ways of preparing copper sulfate crystals in the laboratory. Incorrect method, evaporating until dry. Correct method, a little solution left on evaporation. As shown in the figure, evaporating the solution in the china dish until it is dry is an incorrect method because when copper sulfate pentahydrate is heated, it loses water of crystallization. As a result of evaporation, losing water of crystallization turns hydrated copper sulfate into anhydrous copper sulfate salt. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B. That is, blue crystals of copper sulfate decompose into dull white grape powder. Means option B is the correct answer. Next question. Once the crystals start forming, heating is stopped and the solution is left undisturbed to be cooled slowly. Refer the figure for correct method. This slow crystallization is essential as it facilitates in yielding. A little solution left on evaporation means हम थोड़ा solution रख देते हैं और slowly cool कर दें. क्यों? As you know, slow cooling produces large crystals and at the same time excluding impurities. That's why given options में से जो correct answer है वो है option B, that is larger highly pure crystals. Means option B is the correct answer. Next question. Copper sulfate is highly soluble in water at a high temperature, whereas its solubility in water decreases appreciably at low temperatures. This difference in solubility is utilized in the laboratory to get the crystals of copper sulfate from its solution. Based on this information, crystallization can be inferred as a process of copper sulfate highly soluble है water में at high temperature, but copper sulfate की solubility decrease हो जाती है at low temperature. ये जो difference is solubility का हम use करते हैं हासिल करने के लिए crystals of copper sulfate. That's why given options में से जो correct answer है वो है option A, that is purifying substances. Means option A is the correct answer. Crystallization can be inferred as a process of purifying substances. Next question. A student is expected to prepare 0.5 molar solution of sodium carbonate in a 100 ml flask.
The mass of sodium carbonate that he/she would require to prepare the desired solution is। नोट में हमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस गिवन है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, आपको जो मेथड इजी लगे आप वो फॉलो करना। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। मोलैरिटी हमें गिवन है दैट इज 0.5 m। वॉल्यूम भी हमें गिवन है 100 ml। हम कन्वर्ट कर देंगे वॉल्यूम को लीटर में या डीएम क्यूब में। कैसे? डिवाइड करेंगे 100 को 1000 से। कैलकुलेटर से आप करके देख लो, आपका आंसर आएगा 0.1 लीटर। मास हमसे पूछा गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। मैंने वर्टिकल मेथड यूज किया, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम के कितने एटम्स हैं? 2। कार्बन के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के 3। एटॉमिक मासेस हमें गिवन है, सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 2 into 23 is equal to 46, 1 into 12 is equal to 12, 3 into 16 is equal to 48. 46 plus 12 plus 48 is equal to 106, means molar mass of sodium carbonate is 106. सबसे पहले अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, देन मास। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी हमें गिवन है 0.5 m, वॉल्यूम भी हमें गिवन है 100 ml, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया डीएम क्यूब में, दैट इज 0.1। कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.5 इंटू 0.1, आंसर आएगा 0.05 मोल। मीन्स हमें मोल्स मिल गए हैं। मोलर मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया था, मोल्स की जगह हमने मोल्स की वैल्यू पुट कर दी और मोलर मास की जगह मोलर मास की। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 5.3। आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, दैट इज ऑप्शन सी। मीन्स ऑप्शन सी 5.3 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोलैरिटी हमें गिवन है 0.5 m, वॉल्यूम हमें गिवन है 100 ml, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया डीएम क्यूब में। कैसे? डिवाइड बाय 1000 करके। मीन्स हमने 100 को डिवाइड किया 1000 से, तो हमारा आंसर आया 0.1 डीएम क्यूब। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास मैंने वर्टिकल मेथड से सॉल्व किया, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। सोडियम के 2 एटम्स है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। एटॉमिक मासेस भी हमें गिवन है, सोडियम का 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 2 into 23 is equal to 46, 1 into 12 is equal to 12, 3 into 16 is equal to 48. 46 plus 12 plus 48 is equal to 106. Formula for calculating mass of sodium carbonate is molarity multiplied by volume in dm cube multiplied by molar mass. Molarity हमें given है 0.5 m, वॉल्यूम को हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है, दैट इज 0.1 डीएम क्यूब। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 106। कैलकुलेटर से आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लो, आपका आंसर आएगा 5.3, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑप्शन सी, 5.3 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ द मेथड शोन इन द गिवन पिक्चर इज टू। हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नजर आ रहा है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता हुआ नजर आ रहा है। एज यू नो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपोजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। This process is used to protect metals against corrosion and to improve their appearance. That's why given options में से जो correct answer है वो है option C, that is save the key from corrosion, means option C is the correct answer. Next question, during the process of electroplating, electrodes made of metals are used because they primarily support the flow of electrodes made of metals are used to support the flow of electrons. That's why given options में से जो correct answer है वो है option D, that is electrons, means option D is the correct answer.